सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे हिंदी व्याकरण, जिसके अंदर हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के टॉपिक देख लिए थे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों अव्यय, जो क्या है अविकारी शब्द है दोस्तों। इनके बारे में दोस्तों शानदार तरीके से हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, आसान भाषा में समझेंगे। और दोस्तों अभी तक अगर आपके पास नोट्स नहीं है इनके, तो साथ में नोट्स भी आप बना सकते हो। ऐसे ही शानदार वीडियो से यहाँ पर आज हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। एक बार सभी साथी है जो वीडियो को लाइक, शेयर और पहली बार अगर आप चैनल पर आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। यहाँ पर हिंदी ही नहीं, आपको संस्कृत हो, शिक्षा, मनोविज्ञान हो, सामाजिक हो, गणित हो या विज्ञान हो, सभी सब्जेक्ट के शानदार नोट्स है इसी प्रकार मिलेंगे जिस प्रकार आप ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए कि अविकारी या अव्यय शब्द कहा किने जाता है दोस्तों। ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन व कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एवं यहाँ पे दोस्तों कुछ मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग थोड़ी स्पीड से की थी तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, अगर कहीं पर भी दिक्कत होगी तो। एवं लिंग, वचन एवं कारक बदलने पर भी ज्यों के त्यों बने रहते हैं। समझिए दोस्तों, कौन से होते हैं वे शब्द जो चाहे लिंग बदले, चाहे वचन बदले, चाहे कारक बदले, चाहे काल बदले, उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। उनको क्या कहा जाता है? अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। समझ गए होंगे दोस्तों। अभी नहीं समझोगे, जब पूरा वीडियो देखोगे ना तो पूरी चीज आपके समझ में आएगी। एक बात और बता दूं, एग्जाम के अंदर आपको एक क्वेश्चन है जो इनसे जरूर मिलने वाला है दोस्तों। दूसरी बार दोस्तों, पदबंध का अगर हम टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां पर आपके क्रिया विशेषण पदबंध है वो जरूर काम में आएगा, जो अव्यय का ही भेद होता है दोस्तों। चलते हैं आगे दोस्तों। सामान्यतः अव्यय के कितने भेद होते हैं दोस्तों? सामान्यतः अव्यय के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक एक को आगे विस्तार से समझेंगे, पहले एक बार नाम देख लेते हैं। क्रिया विशेषण इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पदबंध के अंदर आपके ये चीज काम में आने वाली है दोस्तों। दूसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंध बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि अव्यय के प्रकार कितने होते हैं, अव्यय के भेद कितने होते हैं। 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक या विस्मयादि बोधक। ये 4 भेद हो गए। अब देखते हैं एक एक को हम विस्तार से। सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों क्रिया विशेषण की ओर दोस्तों। यहां पर बात करते हैं कि क्रिया विशेषण अव्यय किन्हें कहा जाता है? जो शब्द क्रिया के अर्थ की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यहां पर समझिए दोस्तों, कौन से शब्द होते हैं ये? जो क्रिया का जो अर्थ होता है, क्रिया का जो अर्थ निकलने वाला होता है, उसकी जो विशेषता को, अर्थ की विशेषता को जो प्रकट करते हैं उनको क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण को ही अविकारी विशेषण भी कहते हैं। यहां पे याद ध्यान रखना है दोस्तों, अविकारी विशेषण किसको कहा जाता है? सीधा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तो क्रिया विशेषण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अविकारी विशेषण कहा जाता है। उदाहरण जैसे देखिए हम तो आज, कल, यहां, वहां, ये जो शब्द होते हैं ना दोस्तों, आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये शब्द क्या होते हैं? क्रिया विशेषण शब्द या अविकारी विशेषण शब्द होते हैं। इसकी विस्तार से हम व्याख्या करेंगे क्रिया विशेषण की, क्योंकि इसके भी 4 भेद होते हैं दोस्तों। एक एक को आप अपने नोटबुक में नोट करते जाइए दोस्तों, जिसको आपसे पढ़ने में आपको आसानी होगी। इसके 4 कौन कौन से भेद है क्रिया विशेषण के? तो पहला है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा है परिणामवाचक और चौथा है रीतिवाचक। तो क्रिया विशेषण जो अव्यय है उसके 4 भेद है, कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण दोस्तों। अब इनको चारों को हम ध्यान से देखेंगे दोस्तों, फिर जो हमारे अव्यय के भेद है बाकी उनकी ओर चलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। यह कौन सा होता है? जिन शब्दों से क्रिया के होने का समय ज्ञात होता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। ऐसे शब्द जिनसे जो क्रिया हो रही है, जो क्रिया, मैं सुबह
मैं प्रातः काल या मैं प्रातः जल्दी उठता हूं, तो यहां पर क्रिया का हमें क्या पता चल रहा है, समय, कि मैं उठता हूं, इसमें कोई आपको समय नहीं पता लग रहा है। जबकि मैं प्रातः काल या मैं सुबह, मैं रात दिन काम करता हूं, तो ये एक समय आपको पता चलता है दोस्तों यहां पे, कि जिन शब्दों से आपको समय, क्रिया के होने का जो समय अगर पता चलता हो तो वहां पर कालवाचक क्रिया विशेषण होगा दोस्तों। जैसे ये कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, आज, कल, जब, तब, प्रातः, सायं, रात भर, दिन भर। अब एक उदाहरण बना लेते दोस्तों, जैसे कि मैं आज जयपुर जाऊंगा, मैं आज जयपुर जाऊंगा, तो क्रिया के होने की स्थिति पता चल रही है यहां पे कि क्रिया है वो कब हो रही है, समय उसका हमें पता चल रहा है, मतलब कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, कालवाचक क्रिया विशेषण है दोस्तों, ये 3 प्रकार का होता है, यानी 3 भेद इसके भी होते हैं। कौन कौन से, समयवाचक, अवधिवाचक, बारंबारता वाचक। एक एक चीज दोस्तों, इतना सा सिलेबस है आपका, और इसमें से अगर आपने ये पढ़ लिया तो इससे बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप कोई सी भी बुक उठाकर देख लेना, कोई सी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ले लेना, आपको इतनी जानकारी कहीं पर भी नहीं मिलेगी दोस्तों। पुराने वीडियो देख लो या वर्तमान में जो हमारे वीडियो या क्लासें चल रही है उनको आप अटेंड कर लो, हर के अंदर आपको शानदार तरीके से और आसान भाषा में समझाया जा रहा है। तो अब देखते हैं दोस्तों, जो कालवाचक क्रिया विशेषण है इसके 3 भेद है। पहला है हमारा समयवाचक। समयवाचक में कौन कौन से होते हैं, आज, कल, अभी, परसों, तुरंत, जो हमें क्या कराए, एक समय का बोध कराए। किसका कराए, समय का। अब यहां पर दूसरा है अवधि, रात भर। यहां पर एक समय फिक्स नहीं है, पूरी रात, शाम की 7 से सुबह की 5 बजे तक रात होती है, तो रात, पूरी रात की। दिन भर, पूरे दिन। आजकल, रोज, अभी अभी। अभी अभी का मतलब ये तो नहीं है कि 5 मिनट पहले या 10 मिनट, 15, 20 मिनट, फिक्स नहीं है अभी अभी, यानी एक अवधि का ये बोध कराते हैं। तो पहला समयवाचक हो गया, दूसरा अवधिवाचक हो गया, तीसरा है बारंबारता वाचक। ये क्या कहता है, कई बार, प्रतिदिन, हर बार। ये कैसे होते हैं दोस्तों, ये जो यहां पे आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये कैसे हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण के शब्द है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों क्रिया विशेषण के दूसरे भेद में। दूसरा भेद कौन सा है, दूसरा है दोस्तों आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है। पहले हमने कालवाचक क्रिया विशेषण के अंदर समय का पता किया था, अब जो स्थान है इसके अंदर जो क्रिया के होने की जगह है, जो स्थान है, उसका हमें पता चलता है, तो उससे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे यहां, वहां, कहां, जहां, तहां, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, बाहर आदि। अब यहां पर वाक्य बनाए, मेरे सामने सभी छात्र पढ़ रहे हैं। मेरे सामने सभी छात्र पढ़ रहे हैं। अब यहां पे सामने के नीचे आपके क्या कर देंगे, जो सामने, इसके नीचे कर देंगे अंडरलाइन, और पूछेंगे इसके अंदर कौन सा अव्यय है, कौन सा अव्यय, और चारों अव्यय के प्रकार दे सकते हैं। फिर क्रिया विशेषण के जो चारों प्रकार है ये भी इसके अंदर दिया जा सकता है। 1% एग्जाम के अंदर इनमें से आता है रोज, तो ये आपको चीज याद रखनी है। जहां स्थान की बात होती है, क्रिया के स्थान का पता चलता है, क्रिया की जगह का पता चलता है, वहां पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है दोस्तों, इसके भी 2 भेद होते हैं। 2 भेद कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। 2 भेद है दोस्तों, एक है स्थितिवाचक और दूसरा है दिशावाचक। स्थिति, यहां, वहां, बाहर, अंदर, सामने, ये तो क्या है, स्थिति का पता कर रहा है। लेकिन दिशा, दाएं बाएं, इधर उधर, ऊपर नीचे, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, ये क्या पश्चिम, ये क्या हो गए दोस्तों आपके दिशावाचक। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भी 2 भेद है, वो कौन कौन से हैं, स्थितिवाचक और दिशावाचक। दोस्तों एक बात मैं आप सभी को और बता देना चाहता हूं, आप क्या करते हैं, हर चीज को शॉर्ट में पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों इतने भी शॉर्ट में मत पढ़ो कि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपकी शॉर्ट में पढ़ी हुई में से ना आए। हाँ, शॉर्ट में मैं भी बहुत शॉर्ट में लेकर आ रहा हूं हर चीज आपके सामने, लेकिन उतनी शॉर्ट में नहीं। शॉर्ट में लेकर आता हूं, लेकिन इनसे बार एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाता है दोस्तों,
और विश्वास करके जो मेरे साथ बने हुए हैं वो तैयारी करते जाओ, अपने नोट्स बनाते जाओ। इनमें से बार आपको पुराने पेपर उठा कर देख लो, ये नहीं है कि मैं आगे वाले की बोल रहा हूं। अगर पुराने पेपरों में इनसे बार क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो आने वाले में तो मिलने का चांस ही नहीं है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों तीसरे क्रिया विशेषण के भेद की ओर। तीसरा है हमारा परिणामवाचक। परिणामवाचक क्रिया विशेषण क्या कहता है? जिन शब्दों से क्रिया अथवा क्रिया विशेषण का परिमाण ज्ञात होता है उन्हें परिमाण या परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अधिक, थोड़ा, बहुत, कम, तनिक, खूब, अल्प, केवल आदि। मैं सुबह थोड़ा दूध लेकर आया। मैं सुबह कम नाश्ता करके आया। तो यहां पे आपको जो ये यहां पर शब्द मिल रहे हैं इनके नीचे अंडरलाइन मिलेगी और नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे जिनके अंदर क्रिया विशेषण के जो चारों प्रकार ये भी दिए हो सकते हैं या फिर चारों अव्यय है इनका भी नाम हो सकता है, चारों भेदों का। तो यह आपको एक चीज याद रखनी है, जो भी शब्द मिल रहे हैं इनको समझने का प्रयास करें कि यहां पे आपको परिणाम की जानकारी मिल रही है, कितना परिमाण है यहाँ पे। अब अधिक, थोड़ा, बहुत, कम, ये किसकी ओर संकेत कर रहे हैं आपको अपने आप पता चल जाएगा। अभी यहां पर बात कर रहे थे हम कि प्रातःकाल, जब, तब, तो ये किसकी ओर संकेत कर रहे थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं दोस्तों क्रिया विशेषण के चौथे भेद की ओर। चौथा भेद है हमारा दोस्तों वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वाक्य में वे शब्द जिनसे क्रिया के होने की रीति या विधि का ज्ञान हो उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन से होते हैं? जिनसे जो क्रिया हो रही है, जो हम क्रिया वाक्य की, एक ये समझ के चलो कि जो भी वाक्य है ना उसको आप अपने अनुसार काम में लें, अपने ऊपर लागू करें, फिर समझे कि जो क्रिया हो रही है हम कर रहे हैं, तो जो आप क्रिया कर रहे हो उसमें रीति और विधि का ज्ञान हो, उन्हें क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहा जाता है। देखें, अचानक, सहसा, अचानक है दोस्तों यहां पे, अचानक, अचानक, सहसा, एकाएक, झटपट, आप ही, ध्यानपूर्वक, धड़ाधड़, यथा, तथा, ठीक, सचमुच, अवश्य, वास्तव में, निसंदेह, बेशक, शायद, संभव है। ये ऐसे शब्द है दोस्तों, इनसे बार क्वेश्चन आया हुआ भी नहीं है, वैसे आप इतने याद कर लोगे तो बहुत है। ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है दोस्तों, तो इनको आपको याद करना है। समझ में आ गया दोस्तों क्रिया विशेषण अव्यय किन्हें कहा जाता है। 4 भेद है, चारों भेदों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अब क्रिया विशेषण के बाद में हम दोस्तों चलते हैं क्रिया विशेषणों की रचना। रचना किसे की जाती है दोस्तों? रचना के आधार पर क्रिया विशेषण के 2 भेद होते हैं। अभी हम क्रिया विशेषण ही पढ़ रहे हैं दोस्तों, आगे नहीं गए। क्रिया विशेषण है, इसके रचना के आधार पर भी 2 भेद होते हैं। ये कौन कौन से हैं दोस्तों, इनके बारे में हम देखते हैं। पहला जो हमारा भेद है वो है मूल क्रिया विशेषण और दूसरा है यौगिक क्रिया विशेषण। ये रचना के आधार पर हम भेद देख रहे हैं दोस्तों। जो क्रिया विशेषण किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय आदि लगाए बिना ही बनते हैं उन्हें मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। समझना दोस्तों, वे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय आदि लगाए बिना ही बन जाते हैं उन्हें मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। कौन से होते हैं? जैसे पास, दूर, ऊपर, आज, सदा, अचानक। इनको अगर आप पहले में लगाओ, दूसरे में लगाओ, आपको प्रत्यय की, उपसर्ग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये क्या है कि दूसरे वाक्य में प्रयोग या दूसरे शब्द में प्रयोग हो जाएंगे। इन्हें कहा जाता है मूल क्रिया विशेषण। जबकि जो हमारे यौगिक क्रिया विशेषण होता है, जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय आदि लगाने से बनते हैं उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। इनको छोड़कर जो भी होते हैं वो कैसे होते हैं? यौगिक क्रिया विशेषण होते हैं दोस्तों। अब चलते हैं हम दोस्तों अव्यय के दूसरे भेद की ओर, समुच्चय बोधक अव्यय। दोस्तों ये क्या कहता है? पहला हमने क्रिया विशेषण पढ़ लिया दोस्तों, क्रिया की विशेषता के बारे में। अब देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समझ लो, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, यहां पर आपको समुच्चय बोधक का मतलब समूह बना रहे हैं। कैसे? 2 शब्द है उनको जोड़ रहे हैं, मतलब क्या बना रहे हैं? समुच्चय बना रहे हैं। 2 वाक्य है उनको जोड़ रहे हैं, 2 वाक्यांश है उनको जोड़ रहे हैं, तो ये क्या है? समुच्चय बोधक शब्द होंगे।
और, तथा, एव, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, की, मानो, आदि, और, अथवा, यानी, तथापि, मगर, बल्कि, वरन, बल्कि, नहीं, तो, इसलिए, यदि, सो, जिसका, इस प्रकार, क्योंकि, या, अगर, आदि। ये जो सभी शब्द है दोस्तों, ये दो वाक्यों, दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। आपने भी बहुत बार प्रयोग किए हैं, आप यहां पर भी प्रयोग कर सकते हो। राम और श्याम दो नामों को जोड़ रहा है, दो शब्दों को जोड़ रहा है, और, तो ये क्या हो गया? समुच्चय बोधक अव्यय हो गया दोस्तों। यहां पर मैंने लगाया राम और श्याम, लिंग क्या है? पुल्लिंग है। सीता और गीता, वहां पर भी क्या आया हुआ है? और आया हुआ है, स्त्रीलिंग है। लेकिन और में कुछ फर्क पड़ा है क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ा, मतलब क्या है? अव्यय है दोस्तों। तो ये शब्द है जो क्या होते हैं? आपके समुच्चय बोधक शब्द होते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, इसके उदाहरण देख लेते हैं दो हम। उदाहरण है, सीता और गीता बाजार जाती है, राम पढ़ता है और श्याम खेलता है। और यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे देखिए स्त्रीलिंग, यहां पे है पुल्लिंग। ये क्या होते हैं दोस्तों? आपके समुच्चय बोधक अव्यय शब्द होते हैं। अब तीसरे भेद की ओर चलते हैं, जो है हमारा संबंध बोधक अव्यय। ये क्या कहता है? जो अविकारी शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर दूसरे शब्दों से उनका संबंध बताते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। संबंध मतलब वह अविकारी या वह अव्यय शब्द जो चाहे संज्ञा शब्द हो, अभी तक संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण की आपको संपूर्ण जानकारी, आपके पास नोट्स नहीं है तो दोस्तों हमारे प्ले लिस्ट में जाइए हिंदी में, और वहां पर 3 वीडियो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो आ जा रहा है दोस्तों ये, तो वो तीनों वीडियो देख लीजिए। प्रतिदिन वीडियो आता रहता है हिंदी का दोस्तों, तो देखते जाइए, संपूर्ण नोट्स अपने तैयार करते जाइए। तो देखते हैं वह जो अविकारी होते हैं, संबंध बोधक अव्यय कौन से होते हैं? वह अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद दूसरे शब्दों से उनका संबंध जोड़ देते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का दूसरे शब्दों के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्दों को ही क्या कहा जाता है? संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। साथ, बाद, पहले, ऊपर, संग, आश्रय, बिना, भरोसे आदि। अब यहां पे दोस्तों संग का हम प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे साथी है कंपटीशन एग्जामों की तैयारियां कर रहे हैं और इसी के लिए कर रहे हैं। आपने बहुत जगह देखा होगा, जैसे राहुल संग, बीच में संग लगा हुआ होता है, राहुल संग गीता। तो यहां पे दोस्तों ये जो संग है ना, ये संबंध बोधक अव्यय होता है, इन दोनों का संबंध बता रहा है। ये राहुल का संबंध गीता से या गीता का संबंध राहुल से, कैसे समझ लो? तो राहुल का संबंध गीता के साथ ये संग बता रहा है, तो ये क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय हो गया दोस्तों। आगे इसके उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। उदाहरण है आपका, विद्या के बिना मनुष्य पशु है। विद्या के बिना मनुष्य क्या है? पशु है। तो यहां पे संबंध विद्या के साथ संबंध जोड़ा जा रहा है दोस्तों, मनुष्य का पशु है। जल के बिना जीवन अधूरा है। जल के बिना जीवन का संबंध जोड़ा जा रहा है जल के साथ, विद्या का मनुष्य के साथ। तो ये क्या हो गया? आपके संबंध बोधक अव्यय हो गए। और अब चलते हैं अंतिम भेद की ओर। जो चौथा भेद है दोस्तों, वो है हमारा बहुत ही अच्छा भेद है, विस्मयादि बोधक अव्यय। बहुत सिंपल है ये, तो आप एक बार में समझ जाओगे। जो अविकारी शब्द हमारे मन के हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, विस्मय आदि भावों को व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं दोस्तों। विस्मयादि बोधक अव्यय को कैसे पहचाने दोस्तों? जो भी इनके शब्द है उनके आगे आपको संबंध, जो संबोधन चिन्ह होता है, संबोधन का चिन्ह होता है दोस्तों, इस प्रकार का ये लगा हुआ मिलेगा। जैसे यहां पर हम देखते हैं दोस्तों, अरे, ओहो, हाय, ओप, यह है, ये सभी क्या है दोस्तों? ये क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है दोस्तों। इन शब्दों के साथ संबोधन चिन्ह भी लगाया जाता है। जैसे उदाहरण देखें, हे भगवान, ये क्या हो गया? वह कितना सुंदर दृश्य है। हे भगवान, कोरोना महामारी को रोक लो। तो यहां पे दोस्तों ये क्या हो गया आपके दोस्तों? क्या हो गए?
ये सभी क्या है दोस्तों, आपके यहाँ पे है, यहाँ पे वह है, ये सभी के सभी है जो आपके विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ा अविकारी शब्दों के अंदर अव्यय शब्द। कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? सभी साथी जो वीडियो देखे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रतिदिन हिंदी की क्लासें अटेंड कीजिएगा और अपने नोट्स है वो तैयार करते जाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना से बचाव ही उपचार है दोस्तों, मास्क का प्रयोग जरूर करें।